हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। आज हम आए हैं झारखंड छोटानागपुर का जो गढ़ है नवरत्नगढ़, वहां आए हैं। यहाँ नागवंशियों के द्वारा किला का निर्माण कराया गया था। इसके जो राजा थे, नागवंश के जो राजा थे, उनका नाम था दुर्जनशाल। उनके द्वारा इसका निर्माण 16 से 17वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था और इस किला का अब तो भग्नावशेष ही बचा हुआ है। अब इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्वाधान में इसको अब संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, क्योंकि ये किला अब पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर गया है। ये इसको अब संरक्षित किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यह एक किला का वही पार्ट है जिसमें जो राजकुमार हैं वो खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक शादी का मंडप भी हो सकता है, जहाँ शादी समारोह किया जाता था। लेकिन देखने से लगता है कि ये एक छुपन छुपाई खेलने का ही महल है, जहाँ पे जो राजकुमार है, राजकुमारियाँ हैं, वो यहाँ पे खेलते थे। आप अंदर से देख सकते हैं ये कैसा इसका आर्किटेक्ट है, कैसा ये बना हुआ है। और ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। चारों ओर से ये यदि आप इसमें अंदर जाइएगा तो चारों ओर से दरवाज़ा है, भूल भुलैया टाइप का है। और आप इसमें जाइएगा तो खो जाइएगा। ये छुपन छुपाई खेलने के लिए ही शायद बनाया गया होगा। यहाँ राजाओं के द्वारा सिर्फ राजकाज ही नहीं, यहाँ पूजा पाठ भी किया जाता था। ये जो आप देख सकते हैं, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण की खुदाई में पता चला है कि यह एक जगन्नाथ मंदिर है, जो कि यहाँ एक नहीं 3 जगन्नाथ मंदिर हैं। एक तो ये हो गया और एक इस साइड आप देख रहे हैं, एक जगन्नाथ मंदिर ये हो गया। एक और जगन्नाथ मंदिर अभी उत्खनन में मिल रहा है। यहाँ कुल 3 जगन्नाथ मंदिर थे और आगे चल के हम इसके विषय में बात भी करेंगे। जो इसके ऑफिसर हैं, जिनके संरक्षण में इसका खुदाई अभी जारी है, इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, वो खुदाई का कार्य कर रहे हैं, खुदाई का कार्य में लगे हुए हैं इसको संरक्षित करने के लिए। और जो यहाँ का इतिहास है वो भी और विस्तृत रूप में सामने आएगा खुदाई के बाद। अभी पूरा खुदाई हुआ नहीं है, खुदाई के बाद इसका जो इतिहास है और विस्तृत और विस्तार जानने को मिलेगा। जो छोटानागपुर का नागवंश है उसके विषय में और जानने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, ये जो नवरत्नगढ़ किला है, चारों तरफ से 3 तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है और ये चट्टानों के बीच में बसा हुआ एक गढ़ है नवरत्नगढ़, जहाँ पे नागवंश के जो राजा थे दुर्जनशाल, वो यहाँ 150 साल तक वो यहाँ पे अपना राजकाज चलाए, राजधानी उसको रखे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई का कार्य चालू है। वहाँ उस साइड भी देख रहे हैं, वहाँ मजदूर खुदाई कर रहे हैं। और खुदाई जो ऐसे नॉर्मल खुदाई नहीं होती है, इसका खुदाई जो है बहुत बारीकी किया जाता है, बहुत सोच समझ किया जाता है, एक्सपर्ट की निगरानी में किया जाता है। और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानेंगे इस विषय में। आइए आपको आगे दिखाते हैं। नवरत्नगढ़ का जो भग्नावशेष है उसको संरक्षित करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पहले का जो पद्धति है, जिस पद्धति से नवरत्नगढ़ का निर्माण किया गया था, उसी पद्धति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये जो नवरत्नगढ़ का जो ईंट है और जो दीवार है वो सीमेंट से नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपकता है। और क्योंकि सीमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, 100 साल का होता है, लेकिन जो पहले का जो पद्धति है उस पद्धति की का जो टाइम पीरियड है वो अधिक होता था, उसका लाइफ ज़्यादा होता था। इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए उसी पद्धति का निर्माण किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाइट दिख रहा होगा, ये वाइट चूना है। और चूना के साथ में उस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ईंट का चूरा है, ईंट का चूरा है। और यहाँ पे एक तैयार किया गया है जुड़ाई के लिए। ये ईंट का चूरा, सीमेंट और उड़द दाल, गुड़, बेल का रस, ये सब मिला के इसको डाला जाता है। ये जो देख रहे हैं इसमें डाला जाता है, इसको 15 दिन के लिए छोड़ा जाता है। 15 दिन छोड़ने के बाद ये तैयार होता है जुड़ाई के लिए, इसका संरक्षण के लिए। आप इस साइड देख सकते हैं, उसी को यहाँ पे डाला गया है। ये जो आप देख रहे हैं संरक्षण के लिए, ये आप देख रहे हैं, इसी यहीं पे उसका डाला गया है और उसी से इसका जुड़ाई किया जा रहा है, जिससे ये संरक्षित हो सके, जिससे इसका संरक्षण हो सके। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रानी का महल है, जिसको
क्वीन पैलेस बोला जाता है, रानी का महल है, यहीं रानी निवास करती थी। पहले जैसा कि आप जानते हैं, राजा अलग महल में रहते थे, रानी अलग महल में रहते थे, और एक नहीं अनेक रानियां होती थी, इस कारण से रानियों का महल अलग रखा जाता था। ये जो है रानी का महल है, और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब है, और रानी इस महल से निकल के यहीं स्नान के लिए आती थी। उनका जो रास्ता है अंदर से ही था, और यहीं यहीं वो स्नान के लिए आती थी, यहीं वो स्नान करती थी, और स्नान करने के बाद अपना महल में यहीं वापस चली जाती थी। आपको अंदर से भी दिखाते हैं रानी का महल। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये रानी का महल है, और रानी यहीं निवास करती थी। और आपको दिखाए भी, उस साइड तालाब है, वहीं रानी जो है स्नान के लिए जाया करती थी। ये रानी का महल है, और उस समय के अनुसार ये इसका जो भव्यता है बहुत ही खास है, देखने ही बनता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये रूम है, और यही दरवाज़ा जो है उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन यहाँ पे यही रानी का रूम है, यही रानी निवास करती थी। ये अंदर से उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन रानी के रहने के लिए उनकी भव्यता के अनुसार ये बहुत ही रोचक है। अंदर बहुत ही अच्छा से आर्किटेक्ट किया गया है, बनाया गया है। और यहाँ आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, हवा आने जाने के लिए यहाँ पे एक हॉल है, और यहीं से रोशनी भी आता था, और यहाँ से हवा भी पास होता था रानी के रूम तक। ये रानी का रूम का अंदर हम लोग आ चुके हैं, ये रानी का रूम है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बना हुआ है, इसको स्थानीय भाषा में दीर्घा बोला जाता है, जहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होती थी। और ऊपर में आप देख सकते हैं ये गुंबद है, और गुंबद ऊपर में बहुत ही बेहतरीन बनाया गया था, अब वो झड़ चुका है, लेकिन ये गुंबद जो है बहुत ही आलीशान है। और जो बाहर से आपको दिखाए थे, ये जो छेद है, यहीं से जो यहाँ लाइटिंग है वो भी प्रवेश करता है, और यहाँ से शुद्ध हवा जो है वो भी प्रवेश करता है। ये रानी का रूम है, और इसका साफ सफाई के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हॉल है। यहाँ अगर पानी से साफ सफाई किया जाता था तो यहाँ से वो बाहर जाता था, यहाँ से वो बाहर निकलता था। जो क्वीन पैलेस है, रानी का जो महल है, उसके बीचों बीच में आप ये देख सकते हैं, ये एक कुआं है जो अब पूरी तरीके से सील हो चुका है, बंद हो चुका है, इसमें कचरा पूरा भरा हुआ है। ये कुआं है, और यही का जो कुआं का पानी है उसी को उस समय पीने के लिए उपयोग किया जाता था। ये एक क्वीन पैलेस का ही ये एक भाग है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, कितना भव्य है। आप यहाँ पे एक जो दरवाज़ा है, जो एक गेट है, उसको देखिए, इसका आप नक्काशी देखिए, ये एक शिला है, एक पत्थर है, लेकिन इसको जो आप देख रहे हैं ये कितना बारीकी से, ये कोई मशीन से नहीं, ये सिर्फ हाथ से तराशा गया है, ये हाथ के द्वारा ही ये तराशा गया है। और दरवाज़ा के जो दोनों साइड, डोर जो है उसके दोनों साइड शिला में ही इसका नक्काशी किया गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक चक्र के आकार का इसका निर्माण किया गया है, पूरा चक्र बना हुआ है। और ये एक ही शिला है, यहाँ से अगर आप यहाँ इसको देखिएगा तो ये एक ही शिला है। और ऊपर जो इसको दरवाजे के ऊपर में अगर देखिएगा तो ये इतना बड़ा शिला है, इतना बड़ा पत्थर है, जिसको अभी उठाने के लिए, अभी इसमें डालने के लिए क्रेन की जो आवश्यकता पड़ेगी। क्रेन भी हो सकता है ना सके, लेकिन उस समय मानवों के द्वारा, इंसानों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आप सोच सकते हैं कि उस समय का जो निर्माण कार्य था वो किस हद तक जाता था, किस लेवल का होता था ये जो निर्माण कार्य है। और आप देख सकते हैं इसकी भव्यता उस समय क्या रही होगी, आप सोच सकते। जो क्वीन पैलेस है वो लगभग 4 या 5 मंजिला रहा होगा, अभी बहुत कुछ नीचे दब चुका है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, ये क्वीन पैलेस का ही ये सीढ़ी है। आप ये देख सकते हैं इस साइड, ये पूरा क्वीन पैलेस का ही एक भाग है। और ये जो अभी आप देखें, ये सीढ़ी है जिससे कि क्वीन पैलेस में ऊपर जाया जाता था रानियों के द्वारा और राजकुमारों के द्वारा। यही वो पैलेस है जहाँ पे रानी रहती थी, निवास करती थी, और यहीं पे राजकुमार भी खेलते थे, पलते थे, बढ़ते थे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पत्थर, बहुत सारे पत्थर जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, और सभी पत्थर में कुछ कोड किया गया है, कुछ कोडिंग किया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी पत्थरों में कुछ कोडिंग किया गया है। 5-38 लिखा हुआ है, कुछ में 5-37 है, कुछ में 6 है। और सभी
जो पत्थर है उनमें कोडिंग किया गया है और सभी पत्थरों में आप देख सकते हैं एक उच्च कोटि का नक्काशी किया हुआ है, एक उच्च कोटि का नक्काशी किया हुआ है, सब में बनाया गया है। कुछ वहाँ उस समय के जो कारीगर थे उनके द्वारा बनाया गया है। इस साइड आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ भगवान जगन्नाथ विराजमान उस समय थे, यहाँ पूजा किया जाता था। टोटल 3 मंदिर हैं और ये सब जो पत्थर बिखरे पड़े हैं सब में नक्काशी किया गया है। इतना उच्च कोटि की नक्काशी उस टाइम पे, ये सोच के ही अपने आप में एक आश्चर्य होता है कि उस समय मशीन नहीं था, उसके बावजूद भी इस कोटि का नक्काशी कारीगर कैसे कर लेते थे। और ये जो राजमहल है, ये जो नवरत्नगढ़ है, अपने आप में एक रहस्य है, रहस्य बना हुआ है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके जो सदस्य हैं, जो ऑफिसर है जिनके संरक्षण में खुदाई हो रहा है, उनसे जानेंगे। आइए उनसे बातें करते हैं, जानते हैं इस नवरत्नगढ़ के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी। ये जो नवरत्नगढ़ किला है, इसका खुदाई अभी जारी है। पहले भी खुदाई हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से इसका खुदाई फिर से किया जा रहा है। और इस खुदाई में जो ऑफिसर के देख रेख में ये खुदाई किया जा रहा है, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इस पैलेस का निर्माण कब हुआ था और इस अभी तक खुदाई में क्या क्या मिला है, ये भी जानते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो पैलेस है, ये नागवंश का जो बोला जाता है पहला गढ़ था? नहीं, इसके पहले भी था। अच्छा, इसके पहले भी था। तो ये जो गढ़ है, इसका निर्माण कार्य क्या है, मतलब निर्माण वर्ष क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पांडे हुआ। मैं यहाँ असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। यह 16वीं शताब्दी में दुर्जन साल के द्वारा इसका निर्माण किया गया जी। और यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं जी। एक आवासीय, दूसरा धार्मिक। जी। आवासीय संरचना में हमारे पास राजा का महल, रानी का महल, कोर्टयार्ड है और सैनिकों के रहने के लिए सैनिक छावनी। अगर हम धार्मिक संरचना की बात करते हैं तो हमारे पास जगन्नाथ मंदिर है, वो भी 3 की संख्या में है। जगन्नाथ मंदिर 1, जगन्नाथ मंदिर 2, जगन्नाथ मंदिर 3। कमलशाही मंदिर और एक लुका छिपी मठ है, जो संभवतः पंचायतन शैली का एक मंदिर है या रहा होगा, और कुछ इतिहासकार इसे विवाह मंडप भी कहते हैं। और इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग अभी जिस प्रकार से इसका कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जो प्रक्रिया 16वीं-17वीं शताब्दी में प्रयोग में की गई थी। मोर्टार के लिए हम लोग इसमें गुड़, सुर्खी, चूना, बेल का रस, उड़द दाल, मसूर दाल, इन सबों का मिश्रण बना के 15 दिन के लिए इसको आपस में लसलसा होने के लिए छोड़ते हैं। और जब यह तैयार होता है तो उसका फिर ईंट की जुड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले का ईंट है और अभी जो ईंट लगाया जा रहा है, लगभग वो ईंट सेम टाइप का दिख रहा है। हम लोग कुछ भी इसमें अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। जो इसमें फॉलो मैच करेगा वही करते हैं। तो इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसी ईंट को लाती है या उसी का ऑर्डर करती है जो इससे मैच करे। और यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज हुआ है वो लाखौरी ब्रिक्स है। तो हम लोग भी की पहली प्राथमिकता और मान्य प्राथमिकता ही है कि हम लोग भी उसी शेप का यूज करें जो उस वक्त प्रयोग में किया जाता था। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले की जो पद्धति थी, जो 16वीं शताब्दी में जो पद्धति थी, जिस पद्धति से ये जो आर्किटेक्ट है बना है, उसी पद्धति का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, वो हमारे पास क्योंकि हम लोगों को इसे बचाना भी है और इसे अगली पीढ़ी तक फॉरवर्ड भी करना है। इसमें कुछ जैसे आज सीमेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक कहना यह भी है कि सीमेंट की उम्र मिनिमम मैक्सिमम 100 वर्ष है, लेकिन ये जो लाइम प्लास्टर है, सुर्खी चूना का जो मटेरियल से जो यूज होता है, इसका मिनिमम आयु 1000 वर्ष है। जैसे ये जो आर्किटेक्ट है, ये जो बना है, इसका उम्र क्या है? ये लगभग आज के समय में देखें तो 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष पुराना जी, 16वीं-17वीं शताब्दी का है, तो आज के डेट से मैच करते हैं तो 400 वर्ष है। और ये जो आर्किटेक्ट है वो किस शैली में निर्मित है? ये इंडो इस्लामिक शैली में है और जो यहाँ के मंदिर है वो नागर शैली में है। जी।
और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी खुदाई का कार्य जारी है, तो अभी तक आप लोगों को खुदाई में क्या-क्या मिला है और आगे क्या मिलने की संभावनाएँ हैं? आगे अभी तक जो हमारे पास वर्तमान में है, ये आपका ये जो सामने सिंह ये जो द्वार है, जी, ये सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। जी, तो ये सिंह द्वार का कुछ पार्ट अनविजुअल था, तो उसको हम लोग विजुअल किए हैं और पिछले वर्ष के एक्सवेशन में जी, जगन्नाथ मंदिर एक काफ़ी जगन्नाथ मंदिर संख्या 1 जी, जिसमें कि 2 शिलालेख भी हैं जो इसके पुष्टि करते हैं कि यह जगन्नाथ मंदिर ही है, जी, का बहुत सारा भाग जो हिडन था, छुपा हुआ था, वो दूसरे एक्सवेशन सत्र में आया और पहले सत्र में जो कोर्टयार्ड देख रहे हैं, जी, ये जस्ट सिंह द्वार के सामने है। जी, ये कोर्टयार्ड का उत्खनन किया गया था। जी। और ये जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? आप लोगों के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो राजमहल था, रॉयल पैलेस था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा जो अभी वर्तमान का बाउंड्री है, ये लगभग 15 एकड़ का है जी, और जब ये अपने चरमोत्कर्ष और इसकी जो मतलब एक मान्यता यह भी है कि यहाँ लगभग 100 मंदिरों की एक श्रृंखला रही थी। जी, कुछ मंदिर हमारे बाउंड्री से जस्ट बाहर ही हैं जी, और कपिलनाथ एक मंदिर है आगे, जी, फिर एक धोबी मठ है, वो भी इसी का पार्ट था। तो अभी और एक मौसी बाड़ी है। जी, तो अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर में इसके अवशेष मिल रहे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसका अवशेष 4 से 5 किलोमीटर के बीच में मिल रहा है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बाउंड्री की है, उसका एरिया कम है अभी। वो एरिया ही 15 एकड़ का है, लगभग 15 एकड़ का है, क्योंकि जो सबसे रिच स्ट्रक्चर है, जी, आर्किटेक्चर, वो हमको इसी एरिया में मिला। यहाँ पे रॉयल पैलेस है, क्वीन पैलेस है, जी, तो ये पहले आया है और बाकी सब जो अभी नहीं है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन, जी, ये प्रक्रिया शुरू है, प्रक्रिया जारी है, वो अभी संरक्षित किया जा रहा है। जी। जैसे हम अभी रॉयल पैलेस के बगल में ही खड़े हैं, तो ये रॉयल पैलेस कितने फ्लोर का है? यह रॉयल पैलेस 5 फ्लोर का है जी, और प्रथम तल से लेकर के चतुर्थ तल तक हर एक तल में 9-9 कमरे हैं। जी, तो संभवतः यह एक मान्यता रही होगी नौतनगढ़ कहने की। जी, दूसरी मान्यता यह है कि जो दुर्जन साल थे वो हीरे के बहुत बड़े पारखी थे। जी, तो वो नवरत्न के पारखी थे, इसलिए भी नवरत्नगढ़ इसे कहा जाता है। जब दुर्जन साल कर नहीं दे पाए थे, जी। तो जहांगीर के द्वारा इन्हें ग्वालियर किले में कैद किया गया। उस वक्त वहाँ उनको एक हीरे को परखने में कठिनाई आई, तो उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ एक बंदी है जो हीरे का बहुत बड़ा पारखी है। तो उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने हीरे की परख की और उसके बाद उनसे प्रभावित होकर कुछ मापदंड देके, एक बाउंड्री देकर उन्हें अपनी राजधानी बनाने की अनुमति दी। तो उन्होंने इस जगह को चयन किया। ये 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ बनाई है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि दुर्जन साल को वहाँ से इसको संरक्षित करने के लिए मतलब यहाँ राजधानी बनाने के लिए उनको दिया गया, और जैसा कि हमको जानकारी है कि ये 150 साल तक राजधानी रहा था। उसके बाद ये राजधानी को छोड़ने का क्या कारण आप लोगों को पता चला है? इसमें मतभेद है विद्वानों में। जी, इसके बाद इन्हें शायद पालकोट गए थे, जी, उसके बाद रातू गए। तो या तो वो ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब उनकी राजधानी यहाँ पे थी, तो रांची इनके राज्य क्षेत्र में आ रहा था, जी, लेकिन गुमला का एरिया इनके राज्य क्षेत्र में नहीं आता था। जी, तो संभवतः उसे उन्हें एक ऐसा जगह चाहिए था जो हाइट पे भी हो और एक मैदानी इलाका भी हो, क्योंकि राजा सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता है, उसे ये पूरा पठारी इलाका है, यहाँ पे अनाज उपजाने में दिक्कत है। जी, तो एक कारण यह भी रहा होगा उन्हें अपनी राजधानी यहाँ से ट्रांसफ़र करने की, कि उन्हें एक समतल भी जगह चाहिए थी और एक सेंटर चाहिए था जहाँ से वो राज्य पे हाँ केंद्रित कर सके, एक केंद्र चाहिए था जहाँ से वो पूरे राज्य को चला सके। और उपज की भी ये रही होगी कि प्रजा उसकी खुशहाल रहे, इसलिए उन्होंने स्थानांतरित किया राजधानी। अच्छा, जैसे अभी जो उत्खनन का कार्य चल रहा है, ये कार्य कितने समय तक चलेगा और कब तक चलेगा?
अभी यह उत्खनन का कार्य दिसंबर में शुरू हुआ है जी। और संभवतः यह बारिश के मौसम तक चलेगा, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है फिर हम लोगों को एक उत्खनन का कार्य रुकना पड़ता है। जी। तो मई जून तक आशा है कि बहुत सारे इतिहास के नए अध्याय इस राजवंश के साथ जुड़ेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी खुदाई किया गया है, तो और ये नीचे कितने कितने फ्लोर तक जाने की संभावना है? इसमें पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो यह 5 मंजिला है। जी। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। जी, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जी। कि यहाँ पे लगभग 3 फ्लोर टाइप का दिख रहा है। जी। 3 फ्लोर दिख रहा है, तो इससे और 2 फ्लोर नीचे जाएगा। 1 फ्लोर नीचे जाएगा, 1 फ्लोर टॉप पे है। अच्छा, एक फ्लोर टॉप पे है और 1 फ्लोर हमारे नीचे, इसके साक्ष्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और 5th फ्लोर एक ऊपर है। जी, तो ये हो गया, ये बेसमेंट हो गया। ये उस वक्त का ये फ्लोर है, संभवतः ये और अभी नीचे जाएगा। उस वक्त का यह अभी वर्तमान में कहा जा सकता है कि यह वर्किंग लेवल रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो गेट का साक्ष्य हैं वो और नीचे जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कट करके देखेंगे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है। जी। और हम देख रहे हैं कि इस और तालाब भी है, तो इस तालाब का उपयोग राजवंश कैसे करता था? राजवंश अब संभवतः स्नान के लिए करता होगा। जी। और पीने के लिए तो रानी महल के अंदर में एक कुआं है, तो वो उसका प्रयोग करते होंगे। फिर आगे एक बावली है, स्टेप वेल है। जी। तो ये सौंदर्य के लिए भी है, सुंदरता के लिए भी है, स्नान के लिए भी है। जैसा कि देखने से लग रहा है कि ये जिस समय इसका उत्कर्ष था होगा, उस समय बहुत ही भव्य रहा होगा। तो आप लोग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये कितना भव्य रहा होगा, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। यह तो जब अपने चरमोत्कर्ष पे रहा होगा तब यहाँ से पूरा शासन व्यवस्था चलती थी, तो यह तो भव्यता इससे काफ़ी रही होगी। और इतिहासकार के अनुसार लगभग 100 मंदिर की श्रृंखला है और एक राजा है, तो फिर उनके बहुत सारे अनुचर होते हैं, उनके सैनिक होते हैं, तो यह एक नगर रहा होगा। आज भी हम लोग देखें तो वर्तमान में इस जगह को ग्रामीण नगर के नाम से ही जानते हैं। दूसरा गढ़ के नाम से जानते हैं, यानी नवरत्नगढ़। इसका पुराना नाम है डोईसागढ़। डोईसागढ़ के अंतर्गत यह नवरत्नगढ़ है। जब गढ़ दोनों शब्द के पीछे में आ रहा है तो गढ़ का अर्थ ही होता है विशेष। और जब नगर इसको ग्रामीण कह रहे हैं तो उस वक्त भी यह और सब गांव की तुलना में अधिक विकसित रहा होगा, तभी इसे नगर की संज्ञा उन्होंने दी। तो भव्यता इसकी काफ़ी रही होगी और जब यहाँ से संचालन होता होगा काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा होगा। और जैसे हम इसके सराउंडिंग में अगर हम देख रहे हैं तो चारों ओर बड़े बड़े चट्टान है, तो ये चट्टान के बीच में ये राजमहल बना है या फिर ये और भी कुछ इसका है? नहीं, उन्होंने इस स्थान का चयन ही इसलिए किया क्योंकि 3 तरफ से इनका जो सुरक्षा घेरा है वह पहाड़ियों के द्वारा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस स्थल का चुनाव किया गया? जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इस स्थल का चुनाव किया गया है। तो उन्हें यहाँ सुरक्षा तो मिली, लेकिन कृषि योग्य भूमि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। जैसे हम देख रहे हैं कि उस साइड में कुछ चट्टान है, वहाँ पे वाच टावर टाइप का कुछ है, तो वो वाच टावर है या फिर और कुछ है? हाँ, इसके दक्षिण और पूर्व में एक वाच टावर है। वाच टावर का कार्य वही संतरी पोस्ट जिसे कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का खतरा हो तो राजमहल तक या राजमहल के सुरक्षा प्रहरियों तक अपनी बात को पहुंचाना। इसके लिए वो सीटी बजाते होंगे, पक्षियों की आवाज़ निकालते होंगे कि दुश्मन को खबर ना हो, लेकिन उनके जो साथी हैं उन्हें खबर मिल जाए कि यह कुछ खतरा है आक्रमण का या संभवतः जो भी रहा हो रहेगा, तो वो वही आगाह करने का, सावधान करने का केंद्र था वो। जी सर, आप इस विषय में नवरत्नगढ़ के बारे में आप लोग खुदाई कर रहे हैं और हम लोगों को और जो हमारे दर्शक हैं उनको आप विस्तृत जानकारी दिए। जो यहाँ नहीं आ पाए हैं या फिर जो नहीं आए, जो नवरत्नगढ़ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये वीडियो देख के उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी इस नवरत्नगढ़ के बारे में, नागवंश के बारे में।
और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमको विस्तृत जानकारी दिए। थैंक यू। और धन्यवाद। आप लोग ऐसे खुदाई कीजिए और जितना भी आगे निकलेगा इतिहास भारत का जुड़ेगा, झारखंड का इतिहास और भी आगे जुड़ेगा, हम तक पहुँचेगा, वो आप लोग हम तक पहुँचाइए। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।